हाय गाइस। तो आज स्टार्ट करते हैं ऑडिट एक्सप्रेस के नए एपिसोड। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 2। ऑडिट प्लानिंग इसके उसके ऊपर है और इसमें ऑडिट प्रोग्राम भी कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी पहले ऑडिट प्लानिंग का नेचर समझ लेते हैं। ऑडिट प्लानिंग जो है ना, वो डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट है। ठीक है, ये मतलब क्या, ये ऐसा है कि वो चलते रहता है। जैसे कि आप अगर एग्जाम में भी अब अगर आप प्रिपरेशन करो तो आप बहुत सारे प्लानिंग करते हो। उसमें क्या होता है कि आप कुछ चीजें होता है कि आप प्लानिंग के हिसाब से हुआ, कुछ चीजें नहीं हुआ। तो आप क्या करते हो, जो जो हुआ है उसको तो ठीक है, जो जो नहीं हुआ है उससे आप सीख लेते हो, जो जो हुआ है उससे भी आप सीखते हो, फिर आप नए प्लानिंग करते हो। तो उसी से बोला है कि ये डिस्क्रीट फेज नहीं है, मतलब कोई अलग सा फेज नहीं है। ये कंटिन्यूअल और इटरेटिव प्रोसेस है। ठीक है, जो स्टार्ट होता है कंप्लीशन मतलब प्रीवियस ऑडिट का कंप्लीशन से और खत्म होता है करंट जो ऑडिट एंगेजमेंट उसका कंप्लीशन का। ठीक है, और जो प्लानिंग है ये इंक्लूड करता है कुछ कंसिडरेशन, कुछ चीजें जो परफॉर्म मतलब जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होगा उसका पहले करना है। ठीक है, मैं इधर इसको ओमेगा बोलता हूँ। ओमेगा मतलब क्या, आप ओमेगा को मतलब समझना ओमेगा के हिसाब से, लेकिन आप जब एग्जाम पे लिखना तो आप थोड़ा उल्टा करके लिखना। ठीक है, जैसे ये पीछे से आगे लिखना है। ओमेगा में क्या है कि ओमेगा में सबसे लास्ट है ए। ए मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है, फिर क्या है जी, मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लो लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए। ठीक है, ई है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए कि नहीं, अगर करना चाहिए तो कहां पे करना चाहिए। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेरियलिटी, इसका मतलब क्या, जो मेटेरियलिटी है उसको डिटरमाइन करना। ठीक है, और परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिसर्च। तो प्लानिंग क्या इंक्लूड करता है, प्लानिंग इंक्लूड करता है ओमेगा। ओमेगा मतलब क्या, एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड, मतलब उल्टा पढ़ना। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, obtaining general understanding of legal and regulatory framework, involvement of experts, determination of materiality, performance of other research। अभी बेनिफिट्स क्या है ऑडिट प्लानिंग के, ये कुछ कुछ बेनिफिट्स है। क्या है, ये एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज में हेल्प करता है कि कौन से एरिया में मुझे कितना अटेंशन देना चाहिए। अगर कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम हो तो उसको आइडेंटिफाई और रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑडिट में हेल्प करता है। ठीक है, कि कोई भी ऑडिट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली हो। सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स में हेल्प करता है। डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ टीम एंड रिव्यू ऑफ द वर्क में हेल्प करता है कि एक डायरेक्शन देना एंड सुपरवाइज करना एक टीम को, और रिव्यू करना उसके वर्क को। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन विद अदर ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट्स। ठीक है, अभी इसमें दो चीजें हैं, एक है प्लानिंग एक्टिविटीज, एक है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में कुछ चीजें इंक्लूड किया जाता है जो कि ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ता है। दो चीजें, एक है ये जो क्लाइंट है उसका जो रिलेशनशिप है उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं, एंड जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स है उसको, वो जो क्लाइंट एंड जो भी फर्म है, जो भी एंगेजमेंट बना वो सारे कंप्लाई करता है कि नहीं। ठीक है, ये क्या इंक्लूड करता है, परफॉर्मिंग प्रोसेस रिगार्डिंग द कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, इवेल्युएटिंग द कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स और एस्टैब्लिशिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। मतलब जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या है कि जो परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग, आप अगर चैप्टर नंबर 11 का अगर आप मेरा डिवीजन देखोगे ना ऑडिट एक्सप्रेस का, तो उसमें ये पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ वाइटल इंफॉर्मेशन करके। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या बोलता है कि मैटर्स नीड टू बी कंसीडर, क्या क्या है, इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर एंड की मैनेजमेंट, competence of engagement team और implication of matters arising during the previous and current audit। ठीक है, तो क्या क्या है मैटर्स, क्या क्या इंक्लूड करना है, इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर एंड की मैनेजमेंट, competence of engagement team, implication of matters arising during the previous and current audit। ठीक है, इवेल्युएटिंग द कंप्लेक्स विद एथिक्स, इसमें क्या बोला गया है कि ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ेगा कुछ चीजें। क्या क्या, ऑडिटर को कंटिन्यूअसली इवेल्युएट करना पड़ेगा, क्या, कंप्लेक्स विद एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस में चैप्टर 11 में ऑलरेडी समझा चुका हूं कि उसका जो भी प्रोफेशनल जजमेंट है वो सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए, जो उसको या तो वो काम में रखा है, एम्प्लॉय किया है, या फिर दूसरे किसी से। द engagement partner shall form a conclusion on compliance with independence requirement। ठीक है, अच्छा ये करने में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, पहले तो कोई भी थ्रेट है क्या नहीं उसको आइडेंटिफाई और इवेल्युएट करना पड़ेगा।
फिर वो सारे मतलब जो आइडेंटिफाइड ब्रीचेस है उसको इवेल्युएट करो और डिटरमाइन करो क्या वो स्टेट टू इंडिपेंडेंस क्रिएट करता है कि नहीं। अगर क्रिएट करता है तो एप्रोप्रिएट एक्शन लो, और अगर एप्रोप्रिएट एक्शन लो और अगर मतलब कोई एक्सेप्टेबल, या तो खत्म ही कर दो स्टेट को। अगर खत्म नहीं कर पा रहे हो तो एक्सेप्टेबल लेवल पर कम करो, अगर नहीं हुआ तो आप ऑडिट ही छोड़ दो। ठीक है। इस्टेब्लिशिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, इसमें क्या बोला गया है ऑलरेडी मैं चैप्टर 11 में डिस्कस कर चुका हूं। इसमें क्या होता है कि ऑडिटर हर ऑडिट के टाइम पे एक एंगेजमेंट लेटर सेंड करता है टू द क्लाइंट। ठीक है, वो उसी को कि जो भी इट इंश्योर दैट देयर इज ए नो कंफ्यूजन, मतलब वो जो क्लाइंट को सेंड किया गया है ना, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि सब कुछ रिटर्न में होता है तो अल्टीमेटली ऐसा कोई दिक्कत होता नहीं है। ठीक है। प्लानिंग एक्टिविटीज में दो चीजें होता है। ठीक है, एक है एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। प्लानिंग एक्टिविटीज में क्या है, एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड डेवलपिंग द ऑडिट प्लान। एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में मेनली चार चीजों के ऊपर बात होता है। चार चीजों क्या, व्हाट अमाउंट, व्हेन, हाउ मच। फिर से बोलिए चार चीजें, व्हाट अमाउंट, व्हेन, हाउ मच। इसका मतलब क्या, ये जो स्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या मतलब, ये क्या करता है, ये असिस्ट करता है ऑडिटर को टू डिटरमाइन सब्जेक्ट टू द कंप्लीशन, मतलब जो रिस्क असेसमेंट होते हैं उसको कंप्लीट होने के बाद ही डिटरमाइन करता है क्या क्या, व्हाट मतलब क्या, द रिसोर्सेज मतलब कौन कौन से रिसोर्सेज डिप्लॉय होना चाहिए फॉर स्पेसिफिक ऑडिटर ईयर, सच एज एप्रोप्रिएटली एक्सपीरियंस टीम मेंबर फॉर हाई रिस्क एरिया, मतलब जहां पे भी हाई रिस्क एरिया होगा उस पर एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस टीम मेंबर को जाना चाहिए ना, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना, उस अगर वो मैटर पे कोई बंदा एक्सपीरियंस है तो उसको ही भेजो। कितना जाना चाहिए, मतलब सोचिए कि अगर इन्वेंट्री काउंट है उसमें एक या दो बंदे को लगता है, ठीक है, आप चार चार पांच पांच बंदे को रखते हो, तो दिक्कत क्या होगा कि दूसरी जगह से आपका तो जो भी एंगेजमेंट टीम है वो तो छोटा ही है ना, अगर 10 बंदे का है तो 10 ही बंदे का है। आप इन्वेंट्री में अगर 5 बंदे भेज दे रहे हो तो अल्टीमेटली कहीं से तो कम हुआ। ठीक है, when these resources are to be developed, मतलब ये क्या जो की डेट्स है ना उसमें जाना चाहिए या फिर कोई भी डेट में, और हाउ सच रिसोर्सेज आर टू बी मैनेज, सुपरवाइज एंड डायरेक्टेड, मतलब वो जो रिसोर्सेज है वो कैसे मैनेज हो, डायरेक्ट हो और सुपरवाइज। इन एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी द ऑडिटर शैल identify the scope of the engagement, ascertain the reporting objectives of the engagement, consideration of significant factors in directing the engagement team's effort, consider the results of preliminary engagement activities, consider the results of preliminary engagement activities। ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ठीक है, तो जस्ट आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, कंसिडर द, तो क्या क्या हुआ, मतलब स्कोप ऑफ एंगेजमेंट को आइडेंटिफाई करो, फिर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसको असरटेन करो, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स क्या है इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट उसको असरटेन करो, उसको कंसीडर करो, कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, उसको देखो, और क्या है, ascertain द एनटीई मतलब नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द एंगेजमेंट, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द एंगेजमेंट। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। क्या हुआ, हाँ, इसमें क्या बोला है, आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट, मतलब आइडेंटिफाई करो कि जो एंगेजमेंट है उसका स्कोप क्या है। देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट डिफाइनिंग स्कोप। ठीक है, पता नहीं दिक्कत क्या हो रहा है। हाँ, इसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी। ठीक है, नेचर ऑफ द बिजनेस सेगमेंट, industry specific reporting requirements or expected use of audit evidence often in the previous one. There are many characteristics of engagement defining its scope, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर जो उसका स्कोप बताते हैं। ठीक है, एक है कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो आपको स्कोप बताएगा, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट कौन सा है वो ऑडिट करने का।
ठीक है, आप कौन से बिजनेस सेगमेंट को ऑडिट करो। एक कंपनी में बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट हो सकते हैं, आप कौन से बिजनेस सेगमेंट में ऑडिट कर रहे हो, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं, एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट। ठीक है, फिर क्या, asserting the reporting objectives of the engagement, asserting the reporting objectives of the engagement। Some of instances are, मतलब ये कुछ कुछ जगह पे ना आपका एमसीक्यू एमसीक्यू तो आ सकता है, मेन बात है ना, पहले भी ऐसे जगह पे क्वेश्चंस आ चुके, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। फिर जो एस्टेब्लिशिंग ओवर स्ट्रेटेजी, वो भी एक चीज है कि बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आप उसको ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एसेटिंग द रिपोर्टिंग ऑफिस, उसमें क्या है कि एक बार एनटीटी का टाइम, मतलब जो बहुत सारे कंपनी है, नॉर्मली क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर को ही हम लोग नॉर्मली पकड़ते हैं, और मतलब कोई भी अगर टाइम टेबल बनाना चाहे, लेकिन बहुत सारे कंपनी है कि जो कैलेंडर ईयर को पकड़ता है, ठीक है, उनके जो भी ईयर है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलता है, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका टाइम टेबल क्या है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग टू डिस्कस एनटीई ऑफ ऑडिट वर्क विद मैनेजमेंट, मतलब जो भी ऑडिट वर्क है उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या है, उसको भी तो आपको मैनेजमेंट के साथ डिसाइड करना पड़ेगा ना, और मतलब एक मीटिंग करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। डिस्कशन विद मैनेजर रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट, मतलब जो भी एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग है उसको रिलेटेड डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ द ऑडिट, मतलब कुछ कुछ चीजों के, एक है मीटिंग, मीटिंग अरेंज करना पड़ेगा किसका, टू डिस्कस द एंट्री ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट। फिर क्या है, डिस्कस मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइम, मतलब मैनेजमेंट के साथ क्या क्या डिस्कस करना है। एक है एंट्री ऑफ ऑडिट वर्क विद मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग, और एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ द ऑडिट वर्क। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। ठीक है, मतलब क्या है कि ऐसा, मतलब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या एसर्टेन क्या है, कुछ कुछ इंटेंसेस क्या क्या है, कि एक है एंटिटीज टाइम टेबल करो, फिर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो एंट्री ऑफ ऑडिट वर्क विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग, और एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ द ऑडिट वर्क। ठीक है, एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फैक्टर्स क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, significant industry development, significant changes in the financial reporting framework और other significant relevant data। एक है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन और तीन सिग्निफिकेंट है। तीन सिग्निफिकेंट में क्या है, एक है सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और सिग्निफिकेंट अदर रिलेवेंट डेवलपमेंट। ठीक है, और जो भी प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी है उसको कंसीडर करें। क्या क्या है, रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट दैट इन्वॉल्व इवैल्यूएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कंट्रोल। ठीक है, a manner in which the auditor emphasizes to engagement team members the need to maintain a questioning mind, मतलब प्रोफेशनल स्किप्स। मतलब क्या है कि जो भी प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज है ना, उसको आप कंसीडर करो, उसके रिजल्ट्स को कंसीडर करो। क्या क्या है, जो भी प्रीवियस ऑडिट है इसमें इन्वॉल्व है, उसका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल, ठीक है, उसको रिजल्ट को आप कंसीडर करो, और मतलब जो ऑडिटर एक्सरसाइज करता है एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को टू नीड टू मेंटेन ए क्वेश्चनिंग माइंड, मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करने का, उसको आप कंसीडर करें। ठीक है, एंड ascertain द एंट्री ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द एंगेजमेंट, सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम एंड असाइनमेंट ऑफ द ऑडिट वर्क टीम मेंबर्स इज सिग्निफिकेंट फैक्टर इन एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। अभी हम बोले थे आपको कि मेनली दो चीज है, एक है एस्टैब्लिशिंग एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और डेवलपमेंट एंड ऑडिट प्लान। अभी डेवलपमेंट एंड ऑडिट प्लान देखते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट एंड ऑडिट प्लान वो क्या बोलता है, डेवलपमेंट एंड ऑडिट प्लान ये डिस्क्राइब कर, पहले तो एसे 300 क्या बोलता है, एसे 300 बोलता है कि ऑडिटर को एक ऑडिट प्लान डेवलप करना चाहिए। ठीक है, हो गया। अभी वो ऑडिट प्लान क्या डिस्क्राइब करेगा तीन चीजें, एंट्री ऑफ प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एनटी मतलब नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एट द सेशन लेवल, और अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर। क्या क्या करेगा, एक प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का एंट्री करेगा, प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का एंट्री करेगा, और अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट सो दैट एंगेजमेंट कंप्लाइज विद द स्टैंडर्ड। ठीक है, द ऑडिटर प्लान्स व्हाट टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आर टू बी परफॉर्म, टाइमिंग ऑफ सच ऑडिट प्रोसीजर एंड हाउ सच ऑडिट, हाउ मच वर्क शुड बी डन, टेकिंग इनटू अकाउंट द सैंपल। मतलब ऑडिटर क्या प्लान, एक तो ऑडिटर का प्लान है, हम दो चीजें देखें,
ऑडिटर का प्लान डिस्क्रिप्शन मतलब उसका जो ऑडिट प्लान है वो डिस्क्राइब क्या करता है, प्लान रिसर्चर प्रोसीजर, प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है। और ऑडिटर प्लान मतलब ऑडिटर क्या प्लान करता है अल्टीमेटली, क्या कौन से टाइप का ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है, उसका टाइम क्या है, और कितना काम करना है, मतलब सैंपल साइज को देख के कितना काम करना है। ठीक है। ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल देन द ओवरऑल ऑडिट प्लान। ऑब्वियसली हम लोग मतलब नॉर्मल दिमाग से ही समझ पा रहे हैं कि ऑडिट प्लान अगर इतना चीज को डिस्क्राइब करते हैं ऑब्वियसली वो मोर डिटेल्ड हो। ठीक है। क्योंकि आप नॉर्मली अगर क्रिकेट मैच में भी देखो ना तो नॉर्मली स्ट्रेटेजी किया जाता है कि हाँ ठीक है मैच का कंडीशन ये है, मैच का ये है, पिच ऐसा है, पिच वैसा है। फिर अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं कि नहीं भाई ठीक है ऐसे करना है, ऐसे खेलना है हम लोग। ठीक है। यही है बात। एज सच कोई हाथी घोड़ा मैदान कुछ है नहीं। ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से करो ना तो आप आराम से एकदम कोई दिक्कत आपको होगा होना नहीं चाहिए नॉर्मली। इतना कुछ हाथी घोड़ा ऑडिट है नहीं। ठीक है। आप लोग अच्छे से करना। बाकी तो मैं वीडियो लाता रहूंगा, आप लोगों का अगर दिक्कत होगा कुछ आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कीजिएगा तो उधर डिस्कस हो जाएगी। Auditors shall update and change the overall audit strategy on it as necessary during the course. As a result of unexpected events, changes in condition, audit evidence obtained from the result of audit procedure performed. मतलब क्या, ऑडिटर को जनरली अपडेट और मैं बोला ना कि वो चेंजिंग और इटरेटिव प्रोसेस है, वही है कि उसको क्या चेंज करना पड़ेगा और अपडेट करते रहना पड़ेगा। कैसे? एज ए रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंजेस इन कंडीशन, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म। ठीक है। ऑडिटर नीड टू मॉडिफाई द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान मतलब जैसे ऐसे। ठीक है। और एंट्री ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क वेरी कासा के ऊपर। कासा मतलब क्या, आई कासा ये नहीं, मतलब कासा मतलब क्या, competence and capabilities of the individual team members performing the audit work, areas of audit, size and complexity of the entity और asset reassessment process। ठीक है। मतलब जो भी डायरेक्शन और सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर है और रिव्यू है उसका वर्क को डिपेंडिंग अपॉन मेनी फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर? कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल टीम मेंबर्स, एरियाज ऑफ ऑडिट, साइज एंड कम्प्लेक्सिटी और एसेट रिसर्च प्रोसेस। फिर से बोलिए, कंपिटेंस और कैपेबिलिटी, एरियाज ऑफ ऑडिट, साइज एंड कम्प्लेक्सिटी, एसेट रिसर्च प्रोसेस, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब जो भी आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को देख सकते हो। डॉक्यूमेंट क्या क्या करना पड़ेगा? एक है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट करो, ऑडिट प्लान डॉक्यूमेंट करो, और कोई भी चेंजेस हो, कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हो अगर ड्यूरिंग द ऑडिट आप ये हो किसी में भी, या तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में या तो ऑडिट प्लान में, और जो रीजन मतलब किस लिए आप चेंज किए हो। ठीक है। द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑडिट प्लान इज ए रिकॉर्ड ऑफ प्लान एंट्री एंड भाई प्लानिंग है तो ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड क्या होगा? रिकॉर्ड ऑफ प्लान आर्ट, एंट्री ऑफ रीजनल प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, record of proper planning of audit procedure that can be reviewed and approved prior to their performance, or record of significant changes, why the significant changes are made, and overall audit strategy and audit plan. Finally, मतलब क्या ये जो बोला है कि ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। एक है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट पर वो तो है ही, फिर रीजनल प्रोसीजर वो तो आप डॉक्यूमेंट कर ही हो, मतलब कर ही रहे हो ऑब्वियसली। और क्या है? ये रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस, वो सिग्निफिकेंट चेंजेस क्यों हुए, और अल्टीमेटली कौन सा ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रेटेजी एडॉप्ट किया गया। अभी एसे 300 हम लोगों का यहीं तक खत्म हो गया। ठीक है। अभी क्या है कि ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम क्या है कि वो डिटेल प्लान ऑफ मतलब वो ना ऐसा है कि वो रिटेन प्रोग्राम है, उसमें क्या है कि आपको ऑडिट कैसे कैसे करना है। ठीक है। वो लिखा होता है, वो डिटेल ही होता है, कोई भी ऑडिट प्रोग्राम ओरल हो ही नहीं सकता। A detailed plan of applying the audit procedure with instruction for the appropriate techniques to be adopted for accomplishing the audit. अच्छा, ऑडिट प्रोग्राम बनाते कैसे? कुछ चीजों को माइंड पे रखते, कुछ पॉइंट्स को। क्या क्या? पहले तो सबसे मेन पॉइंट कि ऑब्वियसली वो स्कोप के अंदर ही होना चाहिए और जो भी लिमिटेशन है उसके अंदर ही होना चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम हमेशा रिटेन होगा, हमेशा रिटेन होगा। रीजनेबली बेस्ड ऑडिट एविडेंस हम लोगों को डिटरमाइन करना पड़ेगा। वही सारे आप मतलब वो सारे स्टेप्स आप इंक्लूड करो जो कि आप अप्लाई करके बेस्ट मतलब वो सबसे बेस्ट हो। ठीक है। आप ऐसे नहीं कि कोई भी आप
प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अप्लाई ओनली दो स्टेप्स व्हिच आर यूजफुल फॉर वेरिफिकेशन पर्पस, इंक्लूड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव। मतलब हम लोग अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, ऑडिट अगर कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, तो वो जो ऑब्जेक्टिव है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है, वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर को आप कंसीडर करना पड़ेगा और कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू डिलेट अटैक। ठीक है, तो क्या क्या है ऑडिट प्रोग्राम का अगर बनाना चाहो, एक है स्कोप के अंदर रहो, रिटेन होगा, रीजनेबल बेस्ड एविडेंस डिटरमाइन करना होगा, वही सारे स्टेप्स अप्लाई करो जो कि यूजफुल है वेरिफिकेशन पर्पस के लिए, इंक्लूड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव, कंसीडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर एंड कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम। अच्छा, ऑडिट प्रोग्राम ना वो क्या है कि जैसे प्लानिंग को आप बार बार चेंज करना होता है, तो ऑडिट प्रोग्राम को भी आपको बार बार चेंज करना होता है। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम में क्या है कि अगर सोचिए कि आपका 5 साल का एक लगातार चल रहा है, ठीक है, आपका 5 साल का लगातार चल रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको बार बार चेंज करोगे। और जैसे जैसे आपको सोचिए कि अचानक से बिजनेस में कुछ चेंजेस आ गया, तो आपका ऑडिट प्रोग्राम भी ऐसा चेंज होना चाहिए। जैसे कि अगर सोचिए कि कोई कोई एक बिजनेस था, वो कपड़े का बिजनेस कर रहा था, ठीक है, नॉर्मल लेदर या फिर नॉर्मल कपड़े का, ठीक है, रेडीमेड नहीं, लेकिन वो अभी क्या है, वो रेडीमेड बिजनेस भी कर रहा है, ठीक है, या फिर बिजनेस ही चेंज कर दिया, तो आपको क्या ऑडिट प्रोग्राम तो ऐसा नहीं होगा कि ऑडिट प्रोग्राम एक बना लिए तो वो चलेगा ही। आपको तो बिजनेस के हिसाब से वो सारे कंसिडरेशन को वो दिमाग पे रख के, ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो सारे दिमाग पे रख के चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इधर क्या बोला, पीरियडिक रिव्यू होना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम का, ठीक है, ताकि वो अल्टीमेटली सेम ऑडिट प्रोग्राम वो कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं, वो एडुकेट है कि नहीं, उसको देख लेते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, ये कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, असिस्टेंट विल नॉट इग्नोर द प्रोसीजर है, एक्ट एज अ गाइड फॉर असिस्टेंस है, ऑडिटर कैन एग्जामिन प्रोग्रेस ऑफ वर्क, इट विल फिक्स द अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट, act as an evidence in case of negligence, and it gives total perspective of procedure to be performed। एडवांटेज क्या है, एक कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो पूरा बोल दिया गया आपको अल्टीमेटली करना क्या। जो भी असिस्टेंट है वो ऐसे फांकी नहीं मार सकता है, ठीक है, आपको अगर काम करना है तो करना है, आपका लिखा है कि भाई आपको ये परफॉर्म करना है तो करना है। ये क्या है, ये गाइड है। जो भी असिस्टेंस है, मतलब जो भी आर्टिकल है, ये सब के लिए तुम लोग, ठीक है, बट आई कैन एग्जामिन द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, मतलब क्या प्रोग्रेस हो रहा है, ऑडिटर वो चेक कर सकता है, ठीक है। इट विल फिक्स द अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द असिस्टेंट, ये अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करेगा। ये क्या है, अल्टीमेटली अगर आप कोई काम नहीं करो तो आपको तो ऑडिट प्रोग्राम रिटर्न में दिया गया है, तो आपको तो करना ही होगा, अगर आप नहीं करो तो वो आपका नेग्लिजेंस हुआ। और ये क्या टोटल पर्सपेक्टिव देता है कि अल्टीमेटली करना क्या है। लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेज। लिमिटेशन और डिसएडवांटेजेस क्या है ऑडिट प्रोग्राम का, आपको अल्टीमेटली सब चीज लिखा हुआ है, ठीक, आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, तो यही है, ये क्या मैकेनिकल अप्रोच कर देता है। ये ऑडिट को मोनोटोनस और बोरिंग करने का खूबी रखता है, ठीक है। अगर ऑडिट प्रोग्राम है, आप ही सोचिए ना, आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना है, ऑडिट प्रोग्राम क्या है कि आपको बोल दिया गया है आपको करना क्या है, तो वो क्या, वो मोनोटोनस हो गया, आपका खुद का दिमाग नहीं लग रहा है। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, सेम चीज है। रिजिडिटी, लिखा हुआ है तो आपको करना ही पड़ेगा। और इनएफिशिएंट असिस्टेंट जो है वो फिल्टर ले सकते हैं बिहाइंड द, मतलब जो भी असिस्टेंट है उसको, अगर कोई भी असिस्टेंट ऐसा हो कि वो फांकी मारना नहीं चाहता या फिर वो खुद का दिमाग नहीं लगाना चाहता, वो क्या है, वो बस देखेगा कि हाँ भाई ऑडिट प्रोग्राम में ये लिखा है, मेरे को बस इतना ही करना है, वो खुद का दिमाग नहीं लगा है, ठीक है। तो यही है। तो हम लोगों का चैप्टर 2 खत्म हो गया, एसएससी भी खत्म, ऑडिट प्रोग्राम भी खत्म। आप अगर मेरे को मेरे ये नोट्स लेने चाहते हो या फिर मेरा चैप्टर 4 तक नोट्स रेडी, अभी चैप्टर 5 का भी नोट्स डाल दूंगा मैं। अगर नोट्स लेना चाहते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, उसमें पूरा होगा, आप आके ज्वाइन कर सकते हो। बाय।